नमस्ते, वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज हमारे साथ हैं बद्री नारायण जी, डायरेक्टर हैं वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में और ऑथर हैं और हिंदुत्व के उभार को, हिंदुत्व के डायनेमिक्स को, हिंदुत्व और जाति के आपस में जो रिलेशंस है उसको करीब 2 दशकों से ज्यादा से ट्रेस कर रहे हैं, खासतौर पे उत्तर भारत में। हाल ही में इनकी नई पुस्तक आई है, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। आज हम उसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बद्री नारायण सर, आपका धन्यवाद फिर से पुनः आने के लिए शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। और पिछले बार भी बहुत बात करके आपसे अच्छा लगा था और आपने इस बार किताब पर एक डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप उस डिस्कशन को जो वहां से शुरू हुआ था उसको आप लगातार एक्सटेंड कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने ये मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो सर, आपने जो किताब लिखी है इसमें आपने ये लिखा है कि संघ जो है वो बदल रहा है, जो आरएसएस में एक परिवर्तन हो रहा है। हालांकि आप पुस्तक में लिखते हैं कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं इस बात को मानते नहीं है कि संघ में परिवर्तन आया है पिछले 30-40 सालों में। सो आप ये परिवर्तन का जो दौर शुरू हुआ उसके बारे में कुछ बताएंगे, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है? अभिनव, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो परिवर्तन है ये मुझे लगता है कि मैं जितना समझता हूँ उससे आप कम नहीं समझते हैं, क्योंकि आप खुद उन चीजों को लगातार ऑब्जर्व करते रहे हैं। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ संघ के लोगों से, तो एक स्कूल है जो ये कहता है कि संघ तो जो पहले से कह रहा था वही अभी भी कर रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो देयर इज नथिंग लाइक न्यू, नो, वी आर, हम लोग जो जैसे थे वैसे हैं, बट रिएक्शंस बदल रहे हैं लोगों के। एक तो स्कूल तो दूसरा, लेकिन दूसरा जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है, मॉडर्निटी एक नए तरह के स्वरूप में आ रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात, खास करके 90 के बाद एक जो न्यू लिबरल इकोनॉमी और उसका जो, तो भारतीय समाज भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और संघ को उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि संघ भारतीय समाज को के अंतः तत्वों को बहुत बेहतर ढंग से समझता है और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए संघ लगातार प्रयास करता है। तो एक तो ये परिवर्तन पोजीशंस का है, जैसे एक जो पुरानी अवधारणा है कि भाई संघ क्या होगा, बहुत पारंपरिक, बहुत ब्राह्मणिकल, बहुत इस तरह का टीका तिलक लगाए हुए और वो ये संघ है। जबकि एक अवधारणा ये है कि संघ बहुत ही मॉडर्न शब्द अगर पॉजिटिव ढंग से लें तो एक मॉडर्न भी निष्पत्ति भी है, जिसके साथ मोबाइल भी है, साइबर भी है, साइबर पावर भी है, जिसके पास नए नए विचारों के साथ आदान प्रदान है, संवाद है, नई तरह की सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी है। प्राय माना जा रहा था, जो लिबरल सेकुलर डिस्कोर्स से मानता था कि संघ के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है मॉडर्न सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पॉन्ड करने का। जब ट्रांसजेंडर का इशू आया तो पीपल वर वाचिंग कि देखिए क्या करती है संघ, बट द वे संघ रिस्पॉन्डेड दैट इशू। एंड सिमिलरली इकोलॉजी का इशू है, जो मॉडर्निटी जो क्राइसिस खड़े किए हैं, उन क्राइसिस को लगातार रिस्पॉन्ड करती है। इसका कारण ये है अभिनव, जो मुझे लगता है कि संघ को समझने में जो गलती हुई है वो ये हुई है कि संघ पहले से भी एक आधुनिक अवधारणा संघ के साथ थी, जिसको हम देशज आधुनिकता भी कह सकते हैं। जैसे जो हमारे पारंपरिक विचारों से पैदा हुए, उसको भी क्या करते हैं, बहुत डॉगमेटिक, फिक्स, रिजिड मानते हैं। पारंपरिक को हमेशा हम मानते हैं कि पारंपरिक है तो बड़ा ही ब्राह्मणिकल होगा, बड़ा ही फिक्स होगा, बड़ा ही, जबकि उसमें भी एक खास तरह की देशज आधुनिकता, जैसे कबीर के विचारों में देखिए, बुद्ध के विचारों में देखिए, रविदास के विचारों में देखिए, इवन वैदिक पौराणिक डिस्कोर्स में भी कई जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह, मैं जो एक खास किस्म से जो एक बहुत ही बृहद विचार, एक कहते हैं ना मेटा विजन है, तो संघ उन विजन के साथ कहीं ना कहीं इंटरैक्ट शुरू से ही करता था। और जब सोशल कॉम्प्लेक्सिटी 90 के बाद भारतीय समाज बदला, तो संघ के भीतर भी एक नया उस उहापोह, नई चर्निंग,
नए विचार। और ये मुझे लगता है कि ये पहले से, यानी 80 से ही, 70 के बाद से ही भारतीय समाज में ट्रांजिशन, इमरजेंसी के समय, जो इमरजेंसी में संघ का जो रोल था, इमरजेंसी के या वो भी काफी नोटिस किया गया और उसने काफी बड़ी भूमिका अदा की। उसके बाद जो 80 से 90 का दौर आता है, उस दौर में भी बहुत सारे सवालों पर, और 90 के बाद में तो संघ को बदलना ही था। अगर अपने विचारों को, अगर संघ नहीं रिस्पॉन्ड करता इन सवालों को, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होती। तो मुझे लगता है संघ लगातार बदलते हुए भारतीय समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी शो करता रहा है। और उस दौरान ना उसके कंटेंट भी बदले हैं और फॉर्म भी बदले हैं। फॉर्म मतलब जो प्रचारकों का फॉर्म है, प्रचारकों का जो पूरा प्रोफाइल है, उनका जो काम करने का ढंग है, उसमें भी बहुत आधुनिकता है। अब ट्विटर पे भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे उस पे इंटरेक्ट करते हुए, मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन का जो एटीट्यूड बदला है संघ में, जो पहले नहीं था। अपने कामों को नहीं कहना, नहीं बताना, उसके कारण भी बहुत सारे मिस्ट्रीज खड़े हुए संघ को लेकर के। तो मूलतः पोजिशनिंग के लिहाज से भी संघ नया हुआ है। नया इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को लगता था कि ये संघ के बारे में, नया अपने लिए भले ना हुआ हो, लेकिन जो स्टेरियोटाइपिकल नोशन है संघ को लेकर के, वो टूटी है। संघ ने उसको ब्रेक किया है, और ब्रेक किया है तो भीतर भी कोई परिवर्तन हुआ होगा जिसको हम बहुत अंदर से नहीं जानते हैं। बट देयर में भी डिबेट्स, देयर में भी डिस्कशंस, देयर में भी प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन। उसका पूरा एक मैकेनिज्म होगा, जिस मैकेनिज्म के तहत वो चीजें बनती होंगी। लेकिन हुआ है वो, चूंकि हम अंदर के नहीं हैं तो मुझे बहुत पता नहीं है, बट हम बाहर से जो देख रहे हैं उसके अनुसार भारतीय समाज सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को, फैक्ट्स को रिस्पॉन्ड करने की शक्ति, क्षमता संघ ने लगातार दिखाया है, और यही उसको नया बनाता है। जी, शायद यही कारण है कि संघ 1925 में शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक उसका इतना ज्यादा प्रसार हुआ है, इतना ज्यादा उसका विस्तार हुआ है। लेकिन जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से 1 साल पहले शुरू हुई थी, वो आज हाशिए पे पहुंच गई है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रही कि समाज को रिस्पॉन्ड कर सके, समाज से संवाद कर सके। लेकिन ये जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें एक परिवर्तन ये भी देखा जा रहा है कि हमने पिछली बात की थी कि दलित और हिंदुत्व का क्या रिश्ता रहा है, क्या डायनेमिक्स रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं इस कैनवास को, सो अब संघ में बहुत ज्यादा दलित जातियां भी जा रही हैं, आदिवासियों का भी इसमें जुड़ाव बढ़ रहा है, जिसको हम ओबीसी कास्ट बोलते हैं, जो मिडिल कास्ट थी, जो एग्रेरियन कास्ट थी, उनका भी काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, और जो पहले से सवर्ण जातियां थी उनका भी रहा है। तो उसको संघ कैसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये सबका साथ सबका विवाद वाला मामला तो नहीं हो जा रहा है अंदर। नहीं, बहुत अच्छा आपने ये बात रखी बहुत अच्छे ढंग से। और मैंने एक किताब में, ये जो रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में, उसी प्रोसेस को बताया है कि कैसे एकदम सही है। संघ का जो में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि नई नई कम्युनिटीज आ रही हैं संघ में, और वो कम्युनिटीज नई इसलिए क्योंकि वो पहले संघ के बीच में शायद नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो उनके साथ जुड़ी हैं और उन्होंने कल्टिवेट किया है इन कम्युनिटीज को अपने लिए। और इसीलिए जो कहते हैं ना, ये जो पुराना नोशन है कि संघ इज ब्राह्मणिकल, वो बहुत पुराना नोशन है, और मुझे लगता है उससे बाहर आना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि किस तरह से संघ ने इन सारे अलग अलग अपोजिट्स को, यानी यही शक्ति होती है किसी भी जो मैं उसको कहता हूँ सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में कहेंगे तो ग्रेट ट्रेडिशन, जो महान परंपराएं होती हैं या बड़ी परंपराएं होती हैं, वो अपने लघु परंपराओं को अपने भीतर ऐसे जगह देती हैं कि लगता है कि जैसे वो उनका हिस्सा भी हो जाए और उसमें कोई डिसेंट भी ना रह जाए। ऐसा नहीं हो कि वो उसको ऐसे खा जाए कि वो या तो खत्म हो जाए या वो फिर डिसेंट करने लगे। तो यही शक्ति संघ के पास है कि वो इनको ऐसे मिलाती है जिसको कि इंक्लूड करती है, कि जहां डिसेंट के स्पेस कम होते जाते हैं, थोड़े बहुत कहीं कहीं होते हैं। जैसे संघ एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है। जैसे मान लीजिए ट्राइबल्स ग्रुप कुछ असर्ट कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू नहीं, तो अब ये संघ के लिए चैलेंज है कि अभी मुझसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि संघ बहुत इंक्लूसिव है, बहुत करता जा रहा है, लेकिन अभी
झारखंड के ट्राइबल्स में ये बात चल रही है। तो मैंने उनको बोला कि ये यहीं पर संघ का टेस्ट केस होता है और संघ हर बार उस टेस्ट को पास करता है। उसके प्रचारकों को बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना होता है। कहीं कोई जल्दी हुई होगी, कहीं कोई प्रोसेस में, प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई होगी, तो इस तरह का रिएक्शन आया। और मुझे लगता है कि संघ इस मामले में बहुत ही सक्षम है, बहुत जल्दी अपने को करेक्ट करता है और करेक्ट करके फिर एक नई प्रयास के तहत उनको शामिल करता है अपने में। और शामिल करने की शक्ति जिसके पास है वही ग्रो कर सकता है। जो लोगों को अलग करता है, डिसमिस करता है, रिजेक्ट करता है, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। ना पॉलिटिक्स, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल वो हो। मुझे कभी कभी लगता है अभिनव की, जो मैं अभी किसी जगह कह भी रहा था कि जैसे हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, जैसे आर्य समाज था, जैसे ब्राह्मण समाज था, संघ बहुत कुछ एक तरह से री इन्वेंटेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह भी आया, मोर ऑर्गेनाइज, मोर प्लान्ड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जो जहाँ समाज की प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए दलितों के साथ अन्याय का जो इशू था, डिस्क्रिमिनेशन का इशू था, तो उसको संघ ने रिजॉल्व किया है अपनी तरह से। या ट्राइबल को के साथ जो सोशल जस्टिस का पूरा इशू है, तो एक सोशल रिफॉर्म, अच्छा वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बात नहीं करता कि नहीं इंक्लूड होना चाहिए, वो काम करके वहां पर, यहीं पर फर्क है। यानी जो हमारे जो 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 सोशल जस्टिस के जो पैरोकार हैं, जो क्लेम सोशल जस्टिस, वो क्या है कि सिर्फ सोशल जस्टिस की बातें करते हैं। वो चाहते हैं स्टेट के थ्रू सोशल जस्टिस डिलीवर करती जाए, लेकिन सोशल प्रोसेसेस में सोशल जस्टिस इवॉल्व करे, वो कोशिश संघ करता है। यहाँ पर वो 2 कदम आगे चला जाता है इस तरह के डिस्कोर्स पे। जैसे संघ का एक प्रोग्राम था कई साल पहले, इसको कहा गया था कि एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान का, लेकिन वो जो है ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके क्या कारण रहे? देखिए, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, मुझे लगता है कि अभी इस तरह के प्रोसेस, ये ऐसी प्रयास है जिनको समय चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी, जैसे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में चीजें होती हैं, शायद इसमें नहीं होंगी, क्योंकि ये एक सोशल डेमोक्रेसी क्रिएट करना है, सामाजिक जनतंत्र बनाना है। और आप समझिए, लोहिया से लेकर के और कबीर से लेकर के ये संघ का ही ये कब का ये एजेंडा है, कब से चल रहा है। अम्बेडकर ने भी बात ये करी, प्रयास किए, कबीर ने करी, उसके बाद बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने करी। तो ये एक लंबे समय का एजेंडा है, समाज को बदलना। और संघ, मुझे लगता है कि अगर अपना एजेंडा तय कर चुका है तो इट मे टेक सम टाइम, बस धीरे धीरे वो बदलेगा। क्योंकि देखिए, एक मंदिर तो लगभग हो गया है। अब आप मंदिर में, मैंने नॉर्थ इंडिया का तो हमें पता है, साउथ इंडिया के बारे में मेरा फील्ड वर्क नहीं है, क्योंकि अब आप मंदिर में किसी के प्रवेश को लेकर के इक्की दुखी घटनाएं हो जाती होंगी, लेकिन जनरली एक एक्सेप्टेंस है कि धीरे धीरे वो समाज मान चुका है कि ये सबका स्पेस है। लेकिन सबका स्पेस होने के बावजूद लोगों को अपना मंदिर भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी आइडेंटिटीज जो है, वो एक सबके साथ होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कब उभर के आ जाए, वो एक तरह के, वो जो हम आपसे पहले भी एक बार शेयर कर रहे थे, वो बाघ शेर की तरह होता है, जब आप उस पर चढ़ेंगे तो कब आपको वो खा जाए आपको पता नहीं होता। तो संघ की कोशिश है कि वो सारी आइडेंटिटीज सबमर्ज होके ब्रॉडर सोशल हिंदुत्व आइडेंटिटी का हिस्सा हो जाए, और जिसमें कि जो और उसके लिए मंदिर एक चाहिए, या बहुत मंदिर चाहिए, जिसको भी मंदिर चाहिए। तो संघ शायद इसमें कहीं कोई उसको एतराज नहीं है कि आप सब, वो ये कोशिश सपोर्ट भी करता है कि हाँ, सबरी के भी मंदिर बन जाए, गरिया देवी का भी मंदिर बन जाए, जो माइनर गॉड्स हैं उनके भी मंदिर बने। कोई जरूरी नहीं है कि राम और शिव और हनुमान के भी मंदिर रहे, इनके भी मंदिर रहे। तो वो एक रिलीजियस जो आइडेंटिटी का सेंस है जो दलित मार्जिनल कम्युनिटीज में है, वो एक मंदिर भी चाहिए और बहुल मंदिर भी चाहिए। एक ही मंदिर में हमें संतोष नहीं है, क्योंकि मंदिर भी सिर्फ एक रिलीजियस स्पेस नहीं होता, एक मार्कर ऑफ आइडेंटिटी होता है, एक पब्लिक स्पेस में अपने हिस्से की बात होती है, क्योंकि विजिबिलिटी उससे मिलती है। आपके कम्युनिटी का मंदिर अगर है तो आप वहां बैठ करके मीटिंग करते हैं, लड़के की शादी ब्याह की बात करते हैं, वहां पे अपना पंचायत करते हैं, फिर वहां
दूसरों को भी सम्मान करते हैं, बुलाते हैं वहां पर, मतलब बहुत तरह की चीजें होती रहती। मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है रूरल सोसाइटी में, इसको शायद समझा नहीं है हमारे लिबरल सेकुलर डिस्कोर्स ने, और संघ ने इसको समझा है। तो संघ एक कुआं एक मंदिर की बात तो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक भी बनाए और बहुल भी बनाए, और बहुल बनने की संभावना को भी हमेशा खोले रखे। और मुझे लगता है संघ इसको समझता है, क्योंकि बुंदेलखंड में इस तरह से जो माइनर कम्युनिटीज के इस तरह के एस्पिरेशंस को सपोर्ट कर रहा है वो, या वो इस मामले में प्रतीक है। या अभी जैसे मैं कहता हूँ कि जयपुरा जो प्रधानमंत्री ने गांव में अडॉप्ट किया है, सबरी का वहां पर मंदिर है, और सबरी का मंदिर, वो शहर कहते हैं कि इधर 50 कोस में सबरी का कोई मंदिर नहीं था, पहली बार सबरी का कोई मंदिर बना। तो ये एस्पिरेशंस को किसी ने तो समझा होगा, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी से ज्यादा मुझे लगता है वहां के संघ के प्रचारकों ने समझा होगा, या जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने समझा होगा, किसी ने ये कहा होगा कि भाई ऐसा करिए, तो उन्होंने किया होगा। तो मुझे लगता है संघ इस मामले में एक बड़ी भूमिका संघ की बनती है, और वो उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही कि संघ अपने आप को एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे भी देखता है। संघ का मानना है कि वो हिंदू समाज में एक रिफॉर्म मूवमेंट है जो उसको संगठित करना चाहता है और उसको आगे ले जाना चाहता है। दूसरा आपने बोला कि जो सोशल डेमोक्रेसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो भारत में बहुत लंबा संघर्ष रहा है, सैकड़ों सालों का संघर्ष रहा है, उसमें भी संघ की भागीदारी है कि किस तरह से डेमोक्रेटाइज किया जाए सोशल स्पेस को। लेकिन हम जब बहुत सारे लिटरेचर पढ़ते हैं संघ के ऊपर, और आज कल खास तौर पे बहुत सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है क्योंकि संघ का दबदबा बढ़ गया है, भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। सो आरएसएस का और डेमोक्रेसी का आपस में क्या डायनेमिक्स है? ये हमेशा क्यों कहा जाता है कि संघ लोकतंत्र के लिए खतरा है? देखिए, अब ये आपने एक तरह से बहुत विवादास्पद जो प्रश्न है इस समय उसको उठारा है, और मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ही, क्योंकि मैंने ये बातें कही हैं। तो और जरूरी भी है ये बात करना कि देखिए, मैंने किताब में भी ये बात कही है कि संघ को लेके बहुत कहते हैं उसकी संघ की छाया से हम लड़ रहे हैं। जैसे एक एलिफेंट, हाथी है, हाथी चली गई लेकिन उसकी छाया रह गई, हाथी आगे बढ़ गई, छाया रह गई, और हमें लग रहा है यही संघ है, और हम उसको अटैक करते जा रहे हैं। ये मुझे लगता है पोजीशन की, या जो हमारा सेकुलर डिस्कोर्स है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बदलते हुए संघ को नहीं समझ पा रहा है, या बढ़ते हुए संघ को नहीं समझ पा रहा है। संघ जिस तरह से एक बहुत जैसे सबको जोड़ते जाना और सबसे जुड़ते जाना, एक खरामा खरामा जिसे कहते हैं, मधुर मधुर ढंग से धीरे धीरे सबके साथ जीवन में हिस्सेदार शामिल होते जाना, वहां जाने की कोशिश है। अब इसको आप डेमोक्रेसी के सवाल से जोड़ना चाहेंगे, तो डेमोक्रेसी से बड़ी चीज है सामाजिक जो समरसता, और सोशल डेमोक्रेसी यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। तो वो एक सोशल डेमोक्रेसी संघ के कामों से उभर रहा है। अब उसका जब पॉलिटिक्स में ट्रांसलेशन होता है, तो पॉलिटिक्स की एक अपनी समस्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स अपने पूरे स्ट्रक्चर में बहुत समरस रह नहीं पाता, क्योंकि उसमें हायरार्की बन जाती है, टिकट देना है नहीं देना है, किसको देना है, कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। हालांकि मुझे लगता है बीजेपी को भी संघ इस मामले में प्रभावित करता रहता है कि एक रेनबो सबको शामिल करके आगे, और मुझे लगता है बीजेपी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विवाद वाला जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग स्लोगन आपने रखा। तो मुझे लगता है कि संघ एक ऐसी डेमोक्रेसी समाज के स्तर पर क्रिएट कर रहा है जो आधुनिक अर्थों में डेमोक्रेसी है, लेकिन पारंपरिक अर्थों में एक सम समाज बनाने की कोशिश है। सम समाज, और उस सम समाज से ही एक डेमोक्रेसी, इसको मैं कहता हूँ भाव, सामाजिक भाव पैदा करना। संघ उसके लिए एक सामाजिक भाव पैदा करता है जिस भाव पर डेमोक्रेसी खड़ी होती है। और अब ये रोल पॉलिटिकल फोर्सेस का है, या संघ के जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कि वो उसको सही ढंग से उसको ट्रांसलेट करें, उस सामाजिक भाव को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक भाव, डेमोक्रेसी के भाव में बदलें। तो इसलिए अब वो सामाजिक भाव में आप उसको हिंदुत्व का भाव कह सकते हैं, क्योंकि वो
एक हिंदुत्व की चेतना का भाव है, लेकिन वो हिंदुत्व की चेतना का भाव भी जिसको पैर हिंदू मुस्लिम बाइनरी, संघ की जो व्याख्या में हम बाइनरीज का इस्तेमाल बहुत करते हैं कि माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम। मुझे लगता है कि हमें ये समझना होगा कि संघ अपने हिंदुत्व को लगातार रीडिफाइन भी कर रहा है और लगातार उसमें नई, मैं जो बात करूँ तो अपोजिट्स को सिंथेसिस ऑफ अपोजिट्स, ये क्षमता संघ में बहुत ज्यादा है और वो उसमें मुस्लिम हो जो भी है उनको अपने में शामिल करता है, उसके लिए रीडिफाइन करता है अपने मीनिंग्स, अपने अर्थों को। अब उस रीडिफिनेशन से कोई एतराज कर सकता है, जैसे कोई कह सकता है कि नहीं साहब आप कह रहे हो कि सब तो हिंदू ही थे, मुस्लिम्स भी के जो हम ये नहीं मानेंगे, हम तो अब हिस्टोरिकली आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन संघ उसमें एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डेमोक्रेसी वाला जो आपका सवाल था कि संघ एक सामाजिक भाव बनाता है, उस सामाजिक भाव पर डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने में जो पॉलिटिकल एजेंसीज हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत डेमोक्रेटिक वे में उसको आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि अभी इसने प्रभावित किया है बीजेपी के पॉलिटिक्स को भी, जैसे सोशल पॉलिटिक्स का पूरा नोशन आया है। जैसे बीजेपी के कामों में अगर आप देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री का ये एक सेंटेंस मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि भाई अब जो पॉलिटिक्स है वो सोशल पॉलिटिक्स होनी चाहिए और आपको सिर्फ ये डेमोक्रेसी जो कहते हैं ना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स ना करके हमें समाज निर्माण की जो राजनीति है, आप अगर एमपी हो तो आप वहाँ पे कुछ अगर सोशल प्रॉब्लम है तो उसको दूर करो, उसमें करो। और उन्होंने ये मूव किया है उस तरह से पॉलिटिक्स को एक पुश करने की कोशिश करी है। तो ये मुझे लगता है वो संघ का ही भावबोध है जो बीजेपी की राजनीति में रिफ्लेक्ट कर रही है। अब स्टेट को की बहुत व्याख्या मुझे लगता है हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां कैसे हो रहा है। बट सोशल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एक ऐसा संघ है जो संघ बहुत डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी उसको बहुत कैनन में रख के आप नहीं देख सकते, वो उसको आप वर्क प्रोसेस में देख सकते हैं, परिणाम में देख सकते हैं। और वो एक बहुत अलग तरह का एक संघ है जो कि जो आपके जीवन में जो सुनील अम्बेडकर का जो प्रतीक है कि वो चीनी की तरह शामिल, कई बार वो दिखते भी नहीं, आए आपके साथ बात करके आपके यहाँ काम करके चले गए, आपसे कोई मतलब कुछ आपसे लेने नहीं आते हैं, कहीं कोई मांग नहीं करते हैं, कोई डिमांड नहीं रखते। पॉलिटिक्स हमेशा आपसे चाहती है, लेकिन संघ मुझे लगता है सीधे रूप से आपसे कुछ भी नहीं चाहती है। लेकिन ऐसा एक माहौल बन जाता है जिसमें आप खुद ही उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है काम करने का, जो मुझे लगता है कि जो मैं कहता हूँ कि मेरे पास माँ नहीं है, यानी और जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनके पास संघ नहीं है। अगर संघ से अगर जैसी कोई संगठन हो किसी के पास, तभी वो इस समाज अब भविष्य की राजनीति कर सकता है, क्योंकि भविष्य की राजनीति सिर्फ अब वादों की राजनीति नहीं होगी, उसकी राजनीति नहीं होगी, ये बहुत सोशल पॉलिटिक्स की राजनीति होगी। आपको पास शक्ति जो समाज के लेवल पे काम करे। ये जो अभी राजनीति की जो बात हुई, इसमें जो है दो बात आती है। कई लोगों ने चिंता जताई है, मोहन भागवत जी ने भी एक बार कहा है कि संघ के कार्यकर्ताओं की राजनीति से नजदीकी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ये भी एक चिंता जताई जा चुकी है कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो उसका राजनीति में जाने का इन्फ्लुएंस अलग होता है, संघ के अपने कार्य पे, उसके अपने मुद्दे पे, उसका जो अपना जो उद्देश्य है। दूसरा कि संघ का बीजेपी को छोड़ के बाकी पार्टियों से क्या रिश्ता है, उससे कैसे इंटरेक्ट करता है, ये दो प्रश्न है। देखिए, एक जो ये चिंता एकदम सही है कि संघ का राजनीति में उस तरह से दखल नहीं होना चाहिए, यानी उसके जो काडर्स हैं वो राजनीति में। लेकिन अगर आप देखें तो संघ के काडर्स बीजेपी की राजनीति को प्रभावित करते हैं अलग अलग अर्थों में, अलग अलग रूपों में। मेरा मानना है कि मैं शायद मुझे लगता है मोहन भागवत जी के साथ सहमति के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर संघ पॉलिटिक्स को करता है, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को, तो दैट इज नॉट बैड। लेकिन अगर वो पावर की पॉलिटिक्स में खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो कार्डर्स जो जाते हैं यहाँ से वहां,
तो वो मुझे लगता है फिर तब चिंताजनक है। और वो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी के पास शायद ज्यादा बेटर रिपोर्टिंग होगी, शायद इसलिए उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन आदर्श तो ये है कि एक जो डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स को सोशल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करे। अदरवाइज डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स सिर्फ एक सत्ता की राजनीति में बदल जाती है, समाज निर्माण की राजनीति नहीं बदलती। पहले आपको याद होगा कि जब गांधी ने नेशनल मूवमेंट शुरू किया था, तो पूरा जो कैंपेन था वो सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन का कैंपेन था, यानी पॉलिटिक्स वहां से समाज निर्माण से शुरू होती थी। अब क्या हुआ, आजादी के बाद सारी पॉलिटिक्स स्टेट की पॉलिटिक्स हो गई, चुनाव जीतने की राजनीति हो गई। कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक कार्य करता हुआ नहीं देखता। तो और वो संघ से सीखा जा सकता है, वो कोई भी सीख सकता है। मुझे लगता है कि ये तो मैं कहता हूँ कि ये संघ से किसी भी राजनीतिक धारा को सीखना चाहिए कि कैसे समाज में काम किया जाता है, कैसे समाज के लोगों को जोड़ा जाता है, कैसे उन्हें अपना बनाया जाता है, जिसको मैं कहता हूँ सुख दुख का संबंध। सुख दुख का संबंध दलितों के बीच, मार्जिनल के बीच संघ की लोकप्रियता का जो बड़ा कारण है वो है सुख दुख का संबंध क्रिएट करना, जो संघ के लोग करते हैं। और आप शायद हमसे ज्यादा ही जानते होंगे कि कैसे वो हमारी पॉलिटिक्स नहीं करती है। हमारे नेता डिक्टेट करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, भाई आपको ऐसा करना, आप ऐसे करो आप। और संघ, तो मुझे लगता है संघ और संघ जैसे संगठनों का भारतीय डेमोक्रेसी के निर्माण में एक बड़ी भूमिका है। और वो भूमिका प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष रूप से भी अगर बनी रहे तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उससे एक कंडीशन बनता है, मोरल कंडीशन, एक विमर्श का कंडीशन, जिसमें पॉलिटिक्स ग्रो करती है। मैं सिर्फ संघ का ही नहीं कर रहा हूँ, संघ और संघ जैसे अन्य भी संगठन अगर आए, जैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आर्य समाज या कबीर पंथ है, कबीर पंथ के से निकले हुए जो हमारे नेता हैं, वो चाहे किसी भी दल में होंगे, उनका एक अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक अलग तरह का चरित्र होना चाहिए। उनका भी चरित्र अगर वो ठेकेदार नेता की तरह हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। तो संघ जो चरित्र निर्माण करता है इतने सालों में अपने कार्डर्स का, और वो कार्डर जब पॉलिटिक्स में जाता है तो अब ये देखना होता है कि वो कितना उसमें विगलित होता है, यानी कितना उसमें क्षरित होता है या कितना अपने को बचा पाता है। ये जरूर है कि सत्ता की राजनीति में बचाना बहुत मुश्किल होता है, वो खत्म करती जाती है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी होप तो हमेशा रखी जा सकती है। और कई बहुत अच्छे लीडर्स पैदा भी हुए हैं जो संघ से निकले हैं, और उन्होंने बीजेपी के पॉलिटिक्स में एक मोरल पॉलिटिक्स की है। दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं, बाद में भी बहुत सारे जो प्रचारक हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे हों या बड़े हों। तो ये मुझे मेरा मानना है। जी, रिश्ता तो होता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अंबेडकर को भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि देयर इज नो पॉलिटिकल चेंज विच इज नॉट प्रिसीडेड बाय सोशल चेंज। बिना सामाजिक परिवर्तन के कोई राजनीतिक परिवर्तन भी देश में या समाज में होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है जो आपने लिखा है यहाँ पे, कि संघ की कार्यकर्ता बार बार ये बोलते हैं कि जो दंगे होते हैं भारत में वो उनके कार्य को बाधित करते हैं, कि दंगे जो है वो आरएसएस को नुकसान करते हैं। लेकिन अगर आप डिस्कोर्स पढ़ें तो हमेशा संघ को ब्लेम किया जाता है कि संघ दंगे करा रहा है। खासतौर पे आप फॉरेन न्यूज़पेपर्स को पढ़ें तो कुछ भी कहीं होता है वो आरएसएस को ब्लेम किया जाता है, कहीं भी कोई घटना होती है। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को, खासतौर पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लेके आरएसएस का क्या नीति रही है, क्या परिवर्तन आया है, दोनों का आपस में डायनेमिक्स क्या है? देखिए, अभी जो दिल्ली में दंगा हुआ, मैं इंतजार कर रहा था कि उनकी व्याख्या में संघ का नाम आएगा, लेकिन नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता किसी रिपोर्ट में संघ का नाम आया। कपिल मिश्रा का नाम आया, बीजेपी का के लोग हैं ये करवा रहे हैं या ये हुआ, लेकिन संघ का नाम मुझे तो शायद, लेकिन मुझे रिपोर्टिंग्स में हो सकता है बाहर के मुल्कों में हुआ हो, शायद नहीं दिखाई पड़ा। क्योंकि किया जाता है कि संघ परिवार कर रहा है ये काम। हाँ, लेकिन शायद बहुत ऑब्वियस इस बार वो नहीं आया जैसे पहले आता था, आज से 70 के आसपास में। उसमें तो संघ ही दंगा बनाता है, ऐसे प्रोजेक्ट होता था। लेकिन अब मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आएगा कि संघ, ये सही बात है कि जब भी दंगा होगा तो घाटा किसको होगा, क्योंकि सोसाइटी पोलराइज होगी।
पोलराइज होगी तो अच्छा संघ में जो हिंदू जनमत उनका तो है ही है, वो हिंदुत्व के का उसको हिंदुत्व के साथ औरों को भी जोड़ने की जरूरत है, तो उसको अन्य कम्युनिटी में भी काम करने की जरूरत है, मुस्लिम में भी जरूरत है, क्रिश्चियंस में भी जरूरत है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम क्या है, हम ही हैं जो मुस्लिम हो गए, यानी हमारे ही हिंदू परिवार के ही लोग एक खास समय में खास दबाव में मुस्लिम हो गए हैं। तो ये रिडिफिनीशन है ना, ये पूरा हिंदुत्व की एक नई व्याख्या है, एक बहुत एप्रोप्रिएटिव व्याख्या है, आपको जोड़ती है, आपको स्पेस देती है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप कहें नहीं साहब हमारे 5वां पुष्ट से पहले हम हिंदू नहीं थे। अब आप कर सकते हैं भाई, आप यूर फ्री, बट संघ का डिस्कोर्स किस तरह से बदला है, उनको जरूरत है मार्जिनल कम्युनिटीज के बीच जाने की, काम करने की, माइनॉरिटीज के बीच काम करने की, वो उनको जोड़ते हैं। क्रिश्चियन से मुझे लगता है क्रिश्चियन से संघ ने बहुत सीखा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो सेवा परियोजना है, जिस तरह से संघ क्रिश्चियन मिशनरीज फैल रही थी स्कूल अस्पताल कर करके लोगों के बीच, संघ ने उसको पूरा सबवर्ट कर दिया, उस पूरे प्रोजेक्ट को उल्था कर दिया। यानी वो नहीं तो और वो सब कहते हैं ना, जो आपसे ही सीख के सीखना, शायद किसी का सहमति हो सकती, कह सकता नहीं साहब हमने हमसे कैसे सीखा, हम तो अपने, ये तो हमारा ही अपना, हमारी परंपरा से ये चीज आई है। सेवा का आलोचन भारतीय परंपरा में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और मुझे लगता है सेवा ही भारतीय परंपरा का मूल भी है। लेकिन सेवा एज ए मिशन फॉर ए सर्टेन प्रोजेक्ट ऑफ कन्वर्जन, देवर यूजी, एंड सबवर्जन ऑफ कन्वर्जन, या कन्वर्जन न भी कहें तो सबवर्जन ऑफ द इंटायर कंडीशन। संघ उस तरह से भले ही प्रत्यक्ष ढंग से ना वो मानता हो, लेकिन जो किया है उसका असर है। जैसे ट्राइबल्स में इधर उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र वगैरह में, जो चित्रकूट वगैरह में जो उनका काम है, अब वहां आप समझिए कि संघ के स्कूल चल रहे हैं, संघ के अस्पताल चल रहे हैं, तो क्यों अब उसमें किसी भी क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए क्रिश्चियन इज ओके बट मिशनरीज इज डिफिकल्ट, यानी मिशनरीज का जो कन्वर्जन की तरफ ले जाते हैं वहां पर संघ के कारण, कामों के कारण वो रुकते हैं, और वहां उनका स्पेस खत्म होता है, क्योंकि संघ सफाई, स्कूल, अस्पताल, इस तरह के ढेर सारे सेवा कार्यों से वहां पहुंचता है। और ट्राइबल्स में बहुत एक आप देखेंगे कि एक जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था वो कम हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि संघ अगर न भी चाहे कि भाई वो कहे भाई हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, हमें क्रिश्चियन मिशनरीज के उसको नहीं रोकना है, हम अभी अपना काम करना है, उस काम, लेकिन उस काम का बाई प्रोडक्ट ये होगा कि कन्वर्जन की प्रोसेस रुकेगी, और रुकेगी भारतीय समाज में। अब रुकेगी तो अच्छा होगा या बुरा होगा अलग मामला है, लेकिन कन्वर्जन की प्रोसेस रुकेगी, क्योंकि हमारी मार्जिनल कम्युनिटी को जहाँ सहयोग की जरूरत है, सहयोग करने के लिए कोई अगर शक्ति खड़ी है, तो वो कहीं और मिसलीड नहीं होंगे, यानी मिसलीड अगर तो क्रिश्चियन कम्युनिटीज, जैन, बौद्ध, बहुत सारे जो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं, वो संघ ने तो अपने को रिडिफाइन किया भाई, बुद्धिज्म भी शामिल, जैन भी शामिल, वो कहीं से उनको अलग नहीं मानती, और शायद है भी नहीं। अगर बुद्ध का देखें तो आप पूरा उनका डिबेट जरूर है जो हमारे हिंदुत्व, इसलिए मैं कहता हूँ कि संघ कई बार सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह है, क्योंकि जो क्लासिकल हिंदुइज्म के साथ डिबेट बुद्ध का हो सकता है, लेकिन जो रिफॉर्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म है, इसीलिए बुद्ध को प्रच्छन्न हिंदू कहते हैं ना, एक तरह से एक प्रश्न नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, शंकराचार्य को प्रश्न बहुत कहते हैं, लेकिन बुद्ध को किसी ने कहा है कि मध्य मार्ग वो लेके चलते हैं, तो उसमें मैं हिंदुइज्म और जो अपना पंथ है दोनों के बीच एक निगोशिएशन भी करते हैं वो। तो संघ ने इस तरह की सारी जो विचारधाराएं हैं, जिनका हिंदुइज्म के साथ एक डिबेट था, उस डिबेट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, और रिजॉल्व करके उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है। क्रिश्चियंस, मुझे नहीं पता, आप सब बेहतर जानते होंगे कि संघ के प्रोफाइल में क्रिश्चियंस सब कितने शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन कल शायद क्रिश्चियंस भी शामिल होंगे, क्योंकि वहां भी एक रिडिफिनिशन आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कन्वर्जन हुआ है क्रिश्चियन में, मोस्टली दलित मार्जिनल्स का हुआ है बड़ी पैमाने पर, और पहले से भी, और वो वहां पर संघ काम कर रहा है। तो
कहते हैं ना रीथिंकिंग का प्रोसेस चलना शुरू हो गया है वहां भी। तो वो अब रिकन्वर्ट होके आएंगे इधर, या एज ए क्रिश्चियन भी शामिल होंगे संघ के पूरे कैंपेन में, दोनों ही हो सकता है। मुझे लगता है कन्वर्जन, किसी से मैंने कहा, किसी ने कहा भाई हिंदू संघ भी कन्वर्जन कराता है, कन्वर्जन की घर वापसी क्या है? मैंने कहा कि हिंदू में तो कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। हिंदू में आप इफ यू आर बॉर्न हिंदू देन यू आर हिंदू, आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जो सूफी थे, और जो जो विदेशी थे, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, ट्रेडिशनिस्ट स्कूल के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू, उन्होंने इंडिया ट्रेडिशन का स्टडी किया, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू होना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा भाई हिंदू होना तो संभव नहीं है, तो क्योंकि आप यू आर नॉट बॉर्न। तो अब वो क्या हुआ कि वो सूफी हो गए, और सूफी होकर उन्होंने पूरे जीवन अपना इंडियन ट्रेडिशन को स्टडी किया। अनंत कुमार स्वामी वाले स्कूल के थे, बहुत ही बड़े विद्वान हैं। तो हिंदू, तो मुझे लगता है संघ शायद ये भी ना कहे कि आपको हिंदू होने की जरूरत है। हिंदुत्व का प्रसार ही इतना ज्यादा हो जाए, इतनी बड़ी रेखा वो हो जाएगी जिसमें सब अपने को मिला हुआ खुला हुआ पाएंगे। शायद फ्यूचर में इसी तरह की सोशल डेमोक्रेसी जो संघ का कामों से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो शायद हो सकती है। यानी, और यही चैलेंज भी है संघ के लिए, कैसे वो अपने को इतना दूर तक समाहित करने वाली संस्कृति में बदल दे। कठिन है, वैसे डिफिकल्ट है, और कई जगह बहुत अनकंफर्टेबल भी है। विद इन के लिए भी अनकंफर्टेबल है, विद इन के डिस्कोर्स पे भी, यानी संघ के भीतर भी एक बड़ी चर्निंग की जरूरत होगी उसके लिए शायद, और चल भी रही होगी, और बाहर के लिए भी होगी। लेकिन तभी इंडिया का फ्यूचर बन सकता है, जबकि बेहतर हो सकता है, जबकि इस तरह की सामाजिक परंपराएं, धाराएं हमारी सामाजिक परंपराओं को रचे। कन्वर्जन का मामला तो अलग होता है। हिंदू धर्म में कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन संप्रदायों का अपनी दीक्षा होती है, और इतिहास में होता रहा है। तभी हिंदू जो धर्म है वो पूरा सब कॉन्टिनेंट पे पूरा इतना मेजॉरिटी रिलीजन है। भक्ति काल में काफी कन्वर्जन हुआ था। तो हमको लगता है कन्वर्जन का जो मुद्दा है वो हम गलत लेंस से देखते हैं कि आप हिंदुज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप संप्रदाय में कन्वर्ट होते हैं, किसी संप्रदाय की दीक्षा लेते हैं। लेकिन ये जो आपने इसको, ये जो काम हो रहा है, ये संघ नहीं कराता है, लेकिन ये जो अदर सैफरन है, जो बाकी हिंदू ग्रुप हैं, जो हिंदुत्व के मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, जो छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं लेकिन लोकली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो घर वापसी कराते हैं, वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। बिल्कुल, आपने उनका भी मेंशन किया है कि उनकी भी भूमिका है, वो भी मोबिलाइज करते हैं ग्राउंड पे, आरएसएस की या हिंदुत्व की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर लेके। बिल्कुल। उनसे संघ का क्या डायनेमिक्स रहता है, क्या रिश्ता रहता है? क्या आपने ऐसा कुछ पाया अपनी बुक लिखते समय? मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की जो धाराएं हैं, जो घर वापसी वगैरह के कैंपेन को बहुत महत्व देती हैं, मुझे लगता है, या जो कई बार वो बहुत ही, ये कहते हैं ना, जो लिंचिंग विंचिंग के केस मामले तक चले जाते हैं कई मूवमेंट्स, लोगों के वो प्रयास, मुझे नहीं लगता संघ इसको कभी भी, मेन स्ट्रीम संघ कभी इसको महत्व देता है, कभी इसको अपना मानता है, कभी उसको अपने से एसोसिएट करता है। दोनों दो अलग चीज है। तो लिंचिंग वाला जो जो है गोरक्षा, और इसके कारण गोरक्षा की बात करता है, लेकिन लिंचिंग की बात संघ नहीं करता, कभी भी उसको प्रमोट नहीं करता, कभी उसको वो नहीं करता। मैंने अपने कामों में ये नहीं देखा है कि कहीं संघ के लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं। वो प्राय जब भी बात करेंगे आपसे, जब भी आप उनसे डिस्कशन करेंगे, तो बहुत ब्रॉडर डिजाइन में बात करते हैं। कभी मैंने छोटा डिजाइन देखी नहीं। ये जो 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 कहते हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन फ्रिंज एलिमेंट्स में ये डिजाइन बहुत होता है, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, तो ऐसा करके वो महत्वपूर्ण होना चाहते हैं। कोई उसमें हो सकता है कभी शाखा में गया हो, क्योंकि शाखा तो सबके लिए है, और किसी भी समय तक आप शाखा में रह गए, कभी भी आप छोड़ भी सकते हैं। तो कभी गया हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं गया होगा, लेकिन उनका संघ के साथ कोई रिश्ता मुझे नहीं समझ में आया। जैसे कुछ यहाँ पर इलाहाबाद के पास घर वापसी के केसेस को हम लोग देख रहे थे, जो लोग उसको इनिशिएट कर रहे थे, काफी पहले ये हुए थे, तो वहां पर भी देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम पीपल इन दोस इशूज। सीधा कोई मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा कि किसी तरह का। ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो अपने को स्थापित करने के लिए इस तरह के हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, और ऐसे हिंदुत्व को स्थापित करना चाहते हैं। तो और संघ जो है
शायद मुझे लगता है कि उसको उसकी जरूरत भी शायद नहीं है। इस तरह के जो लोग कहते हैं ना कि भाई घर वापसी या ये, संघ को बड़े एजेंडे हैं, बड़े काम करने हैं, और मुझे लगता है वो छोटे कामों में अपने को नहीं फंसाना चाहिए और न करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आज की तारीख में एक हिंदुत्व पब्लिक इमर्ज हो चुकी है, एक न्यू क्लास ऑफ हिंदू कास्ट इमर्ज हो चुकी है, इसकी रिलीजियस आइडेंटिटी अपनी कास्ट की आइडेंटिटी से ऊपर आती है। ऐसा पहले 20-30 साल पहले बहुत कम था। तो आपने जब किताब ये लिखी, आपने फील्ड वर्क किया इसमें, काफी आपने संघ के लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, वो अपने कार्य की सफलता को कितना आंकते हैं, कैसे आंकते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हुए, कितना काम बाकी है? नहीं, उनको शायद इसका भी एहसास नहीं है वो कितने सक्सेसफुल हुए। कितना काम बाकी है ये उनको पता है कि यात्रा अभी लंबी है, लेकिन वो कितना सफल हुए ये हम लोग जो बाहर से देखते हैं हमें पता चलता है। संघ का इम्पैक्ट संघ के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो शायद आपको ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको वो अपने मिशन के कामों में लगे रहते हैं। वो कहते हैं ना, धुनी जैसे होता है, अपने धुन में मगन है, उसको ये नहीं मौका है एसेस करने का या इवेलुएट करने का कि हमारा कितना परिणाम हुआ। वो काम हम जैसे लोग रिसर्चर हैं जो बाहर से संघ को देखते हैं वो समझते हैं कि देखिए इन्फ्लुएंस कितना फैल गया, ये कैसे भाव में बदल गया। यानी आप समझिए एक प्रोसेस भाव में बदल जाए, ये कितनी बड़ी चीज है। जो पूरा हिंदुत्व कॉमन सेंस उभरा है ये उसी सोशल भाव की व्यक्ति है जो हिंदुत्व पब्लिक स्फीयर में दिखाई पड़ता है। आज आप कहीं भी बात करिए, ट्रेन में, चाय की दुकान पर, आपको उस पोजीशन से लोग बात करने लगेंगे। आप पहले जैसा नहीं रह गया है कि पहले आप कुछ भी बोल देते थे और कभी कुछ भी कह देते थे और कोई नहीं बोलता था। अब तुरंत लोग रिएक्ट करते हैं और आपसे संवाद करते हैं, विवाद करते हैं कि नहीं आप ऐसे कैसे कर रहे हो, अच्छा भाई ये तो बहुत जरूरी है, तो राम जन्मभूमि की वो फलाना दिमाग, मतलब वो एवरीथिंग। तो वो वहां संघ में जाके सबको नहीं समझाया है कि आपको ऐसे बोलना है, लेकिन एक हिंदुत्व की चेतना फैली है और वो उसने एक अपना पब्लिक स्फीयर बनाया है। वो पब्लिक स्फीयर साइबर वर्ल्ड में भी है, पब्लिक स्फीयर प्रिंट वर्ल्ड में भी है, वो पब्लिक स्फीयर वर्ल्ड में भी है, और बहुत ही वाइब्रेंट पब्लिक स्फीयर है जो जो हिंदी क्षेत्रों में तो बहुत ही वाइब्रेंट होके निकली है और वो अपनी को एसर्ट करती है। तो वो संघ के कामों से ही निकला है और संघ कभी इसको नहीं इसको उसको शायद एहसास भी नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी चीज उसने कर दी है। अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया, इसके पहले तो मीडिया से भी नहीं बताते थे। पहले हम लोग तरसते थे कि संघ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो क्योंकि एक समय के बाद संघ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, उसके बाद फिर कोई आपसे बोलता नहीं था, बात नहीं करता था। लेकिन अब वो पब्लिक फोरम पे खुद मोहन भागवत जी ने लगातार संवाद किए, बहुत सारे एक पूरा जो, तो अब आइडियाज हमें भी पता चलते हैं बाहर से भी। हमारा मेथड ये है इस किताब को लिखने में अभिनव, कि हमने जो है नीचे में आधार तल में संघ कैसे दिखाई पड़ता है मुझे, मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। मैंने उसके डिस्कोर्सेस जो ऊपर से आते हैं उसको मैंने से अलग रख के, और मैंने देखा है कि सोशल रियलिटी में संघ कैसे दिखाई पड़ता है मुझे, कैसे, और वहां पर मुझे जो दिखता है वो एकदम फर्क है जो स्टेरियोटाइपिकल नोशन है संघ के बारे में, या कई बार संघ जैसे अपने को डिफाइन भी करता है, हो सकता है उससे भी अलग हो, क्योंकि वर्कर कई बार अलग ढंग से काम करते हैं। आप आपकी ही विचार के होते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसलेट करते हैं आपके विचार को जनता के बीच तो वो अलग रूप में आता है। कई बार क्रिएटिविटी जो हम बात करते हैं, क्रिएटिव पॉलिटिक्स, क्रिएटिव मोबिलाइजेशन के जो प्रोसेसेस है, हो सकता है संघ के लोगों को भी पता ना हो कि वो ऐसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा है ना कि संघ के विचारकों की जो संवाद शैली है उसमें एक खास तरह का कथा तत्व होता है, स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट होता है। वो बतियाते खूब हैं, मतलब दे आर वेरी गुड टॉकर, और उसमें कथा तत्व, जब भी वो बौद्धिकी करते हैं तो उसमें कथा तत्व बहुत आता है। वो कथा तत्व कहाँ से आता है मैं ट्रेस करता हूँ कि, और मालवीय जी कैसे गांव-गांव में कथा हो, यानी कथा को महत्व देते थे। फिर गोलवलकर ने कैसे उनसे प्रभावित होकर के वो किस तरह से डिस्कसिव पेडागोजी में बदला। तो वो संघ के लोगों से आप बात करेंगे तो शायद कहीं नहीं मुझे तो पता नहीं, कभी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि वो जो बोलते हैं उसका क्राफ्ट क्या है।
लेकिन वो हम लोग रिसर्चर के रूप में जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि तो संघ करने का एक डोमेन है, और धीरे धीरे शायद वो अपनी व्याख्या के लिए भी आगे बढ़ेंगे, और शायद अब बढ़ने भी लगे हैं कि वो अपने को डिफाइन भी करते हैं, और ये एफर्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्राय ये होता है कि कर्म एक समय के बाद अपनी व्याख्या भी चाहती है, और वो व्याख्या की जरूरत संघ को आज है, और वो उस दिशा में, क्योंकि इसी के कारण इतने स्टेरियोटाइप्स इतने सालों से चलते रहे, यानी और उसका बोझ संघ को ढोना ही पड़ा है, लगातार उस बोझ में दब के उसने काम किया है, तो वो उससे मुक्ति के लिए एक व्याख्या की जरूरत है, और वो शायद व्याख्या उसको करनी पड़ेगी। हम लोग तो पीस एंड बीट्स में हम तो कहते हैं कि हम लोग एक कहते हैं ना, जो छवियां, समग्र छवि हम नहीं देखते, हम जो नीचे की जो छवि है वो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी छवियां होंगी जो अभी डॉक्यूमेंट होनी है, जिस पर रिसर्च होना है, जिसको अध्ययन करना है, और जो किया जाना चाहिए। आपकी पिछले भी बात में शायद हम लोगों ने बात की थी कि प्रभावों का आकलन अभी होना बाकी है, और वो होने की जरूरत है, लेकिन क्वालिटेटिवली वो प्रभाव दिखते। सही बात है, संघ पे, आरएसएस पे बहुत ही कम काम हुआ है, अगर हुआ है तो एक तरीके के फ्रेमवर्क में हुआ है, उसमें अधिकतर प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब जो बहुत सारी किताबें संघ के ऊपर लिखी जाती हैं वो संघ के लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं, पूरी किताब लिख दी जाती है। इस तरह के कामों की बहुत आवश्यकता है, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व जैसे आपने लिखा है प्रोफेसर। But thank you for talking to us, Professor, and this was a wonderful discussion. And audience, please buy this book, read this book. It's an excellent book, and this will give you a completely new perspective about how RSS has been functioning over the past few decades. Thank you, Professor, for your time. Thank you, अभिनव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and thank you so much. Thank you.